नमस्कार, फैक्ट्स एंड फिगर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। करीब 9 महीने पहले भारत के शूरवीरों ने पहलगाम में पाकिस्तान के पाप का हिसाब चुकता किया था। देश की बेटियों की मांग से उजड़ चुके सिंदूर का बदला लिया तो 3 दिनों के भीतर ही पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा था। वो 10 मई की तारीख थी जब पाकिस्तान को युद्ध रोकने के लिए गुहार लगानी पड़ी और 5वीं बार भारत से परास्त होने का उसे दर्द झेलना पड़ा। 7 मई से 10 मई के बीच पाकिस्तान के खिलाफ चला ऑपरेशन सिंदूर कोई एक दिन की तैयारी या कार्रवाई नहीं थी, वो सालों की तैयारी का परिणाम था। ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं के बीच सटीक तालमेल, रियल टाइम इंटेलिजेंस और अल्ट्रा मॉडर्न वेपन की तकनीकी के सहारे सीमित लेकिन एक निर्णायक सैन्य अभियान था। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं, एक संदेश था कि भारत शांति का समर्थक है लेकिन अपनी सुरक्षा के मामले में मूक दर्शक बना नहीं रह सकता। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के साहस, सटीकता और उसके संकल्प की याद दिलाती है। एक ऐसा सैन्य अभियान जिसने ये साबित किया कि भारत सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि निर्णायक प्रहार करता है। ऑपरेशन सिंदूर की लड़ाई भले ही सिर्फ 4 दिनों की रही, लेकिन इसने हमारे दुश्मनों और पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए कितना तैयार है। साथ ही हर भारतीय के भीतर यह भरोसा भी पैदा किया कि सैन्य सामर्थ्य के मामले में करीब 75 साल का हमारा गणतंत्र आज कहां खड़ा है। उन 4 दिनों में दुनिया ने न सिर्फ नए भारत की नई सैन्य सोच को देखा बल्कि तेज, सटीक और आत्मनिर्भर भारत की तैयारियों को भी देखा। डिफेंस सेक्टर में यही आत्मनिर्भरता ऑपरेशन सिंदूर की आत्मा थी, जो इस बार गणतंत्र दिवस की परेड की भी आत्मा बनने जा रही है। गणतंत्र दिवस के 77वें साल के मौके पर होने वाले परेड में इस बार सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा बल्कि कर्तव्य पथ पर वो ताकत दिखाई देगी जिसका जनक भारत है, जो भारत की जरूरतों के हिसाब से तैयार हुई और भारत की सीमाओं को अभेद्य बनाने का काम कर दिखाया। तो आज फैक्ट्स एंड फिगर्स में हम उन्हीं ताकतवर हथियारों की बात करेंगे जिनका ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुआ। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की यात्रा के बारे में बताएंगे। हाइपरसोनिक ताकत में दुनिया में भारत कहां खड़ा है ये बताएंगे और देश को मिलने वाले नई कमांडो यूनिट यानी कि भैरव की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे और 77वें गणतंत्र दिवस परेड के फुल डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। देश का 77वां गणतंत्र हम मेड इन इंडिया तंत्र के नजरिए से देखेंगे, जिसमें इस बार आप सिर्फ एक परेड नहीं, झांकियां और कदमताल नहीं बल्कि भविष्य में भारत की युद्ध तैयारियों के बारे में जानेंगे। कर्तव्य पथ, जहां हर साल भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करता है, लेकिन इस बार दृश्य कुछ महान होगा। इतिहास, वर्तमान और भविष्य के हथियारों का प्रदर्शन होगा और सबसे बड़ी बात, 2026 के परेड में हथियारों की प्रदर्शनी उसी फॉर्मेशन में होने जा रही है जैसे असली युद्ध में होती है, जिसे फेज्ड बैटल एरे कहा जाता है, यानी चरणबद्ध युद्ध व्यवस्था। इसका मतलब होगा कि सभी सैन्य दल कर्तव्य पथ पर ऐसे आगे बढ़ेंगे जैसे किसी रियल वॉर के हालात हों। क्योंकि इस साल का परेड स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत के थीम पर आधारित है। इसमें यह दिखाया जाएगा कि जब असली युद्ध होता है तो किस तरह से एक के बाद एक युद्ध भूमि में अलग अलग वेपन सिस्टम्स को डिप्लॉय किया जाता है। तो आप देखेंगे परेड की शुरुआत में ही इंडियन आर्मी की जो कोर ऑफ सिग्नल है उसका सर्वेलेंस एंड रिकॉग्निशन सिस्टम, जो कि रेडार की मदद से, ड्रोन की मदद से और यूएवी की मदद से दुश्मन की टोह लेता है। इसके बाद फेज्ड वेपन सिस्टम में कमांडर जब यह सुनिश्चित कर लेता है कि दुश्मन के टारगेट कहाँ पे है, दुश्मन की डिप्लॉयमेंट कहाँ पर है युद्ध भूमि में, तो वो मेन वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल करके टैंक, तोप, बख्तरबंद गाड़ियाँ का इस्तेमाल करके दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देता है। आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखी, जिसकी कामयाबी का आधार था मेड इन इंडिया हथियार। इस बार के परेड में वही हथियार फोकस में होंगे जिनके बूते हमने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को चारों खाने चित कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल कुल 7 स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा। तो अब आगे हम आपको भारत के उन्हीं 7 शूरवीरों की कहानी बताएंगे जो दुश्मनों को भस्म करने की गारंटी साबित हुई। इसमें सबसे पहला नाम ब्रह्मोस। इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को जिस सटीकता के साथ ध्वस्त किया, उसने पाकिस्तान को हैरान कर दिया। मेड इन इंडिया ये मिसाइल युद्ध के मैदान में भारत के लिए गेम चेंजर बन चुकी है, जो तेज गति के साथ कम ऊंचाई पर ट्रैवल करती है, जिसे रडार की पहुंच से दूर माना जाता है। इसमें आखिरी क्षण में भी दिशा बदलने की क्षमता है, लिहाजा इसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है।
तो इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। वॉरहेड का वजन 200 से 300 किलोग्राम है। स्पीड 3 मैक से ज्यादा यानी कि ध्वनि की गति से 3 गुना तेज है। 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की करीब है। और खासियत यह है कि यह फायर एंड फॉरगेट मॉडल पर काम करता है, यानी लॉन्च करने के बाद खुद ही टारगेट को तलाश लेती है यह मिसाइल। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक मानी जाती है, जो दुश्मन को रिएक्शन का बहुत कम समय देता है। समंदर के ऊपर सिर्फ 10 से 15 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकती है, जिससे रडार को चकमा देती है। नौसेना के जहाजों के लिए भी बेहद खतरनाक ये मिसाइल है। जमीन, हवा, समुद्र और सबमरीन से इसको लॉन्च किया जाता है, इससे हमला किया जाता है। ब्रह्मपुत्रा और मस्कोवा रिवर के नाम से बना के मिक्स करके रशिया और इंडिया ने ये मिसाइल बनाई है। यह है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल धरातल के बिल्कुल पास उड़ती है। सुपरसोनिक स्पीड मैक 3 की स्पीड के पास, मतलब स्पीड से क्लोज टू 3 गुना ज़्यादा साउंड पे ये चलती है। और जो एडवांस मिसाइल आ रही हैं, इनकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो रही है। ये 350 की रेंज इसकी होती थी, अब इसकी 500 से 800 किलोमीटर की रेंज हो रही है। और यही है जो ऑपरेशन सिंदूर में जिसका बहुत नाम हुआ था। ये है ब्रह्मोस मिसाइल। और ब्रह्मोस मिसाइल के आगे वॉरहेड होता है, और वॉरहेड इतना विध्वंसक लगाते हैं। गुफा के अंदर भी उन्होंने खोद के अगर अपना बंकर बनाया है, उसको भी उखाड़ लेती है, जैसे कि आपने नूर खां बेस में देखा और जगह पे देखा जो पाकिस्तान की। और अब देखिए वो दूसरा हथियार जो आत्मनिर्भर भारत की शान है, जो ऑपरेशन सिंदूर का भी हिस्सा रहा। नाम है आकाश मिसाइल सिस्टम। आकाश मिसाइल सिस्टम भारत की एयर डिफेंस सुरक्षा की रीढ़ है। यह मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली एक सुपरसोनिक मिसाइल है। इसकी स्पीड मैक 2.5 से ज्यादा है। इसकी रेंज करीब 25 से 30 किलोमीटर है। ऊंचाई 18 से 20 किलोमीटर तक। तेज गति के कारण टारगेट को बचने का मौका तक नहीं मिलता। मल्टी टारगेट एंगेजमेंट मिसाइल है, मतलब एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट कर सकता है। विमान, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, हेलीकॉप्टर को गिरा सकती है, इसमें यह क्षमता है। आकाश सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में कई पाकिस्तानी ड्रोन हमलों को नाकाम किया। यह मिसाइल आकाश तीर सिस्टम के साथ काम करती है, जिसका परेड में बड़ा प्रदर्शन होगा। अब भारत की तीसरी स्वदेशी ताकत को देखिए। नाम है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि MRSAM। इसे DRDO और इजराइल की IAI इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की मदद से विकसित किया गया है। इसके रेंज 50 से 70 किलोमीटर है। मारक ऊंचाई 15 से 20 किलोमीटर तक है। यह सुपरसोनिक मिसाइल दुश्मन के हवाई हमलों को रोकती है। विमान, मिसाइल, हेलीकॉप्टर, ड्रोन हमले को नाकाम करती है। एक साथ 6 से 12 टारगेट को ट्रैक और एंगेज कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के सैकड़ों हवाई हमलों को इसने नाकाम किया और परेड में MRSAM सिस्टम इस बार दिखेगा। मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज ये मिसाइल बनी। LRSAM भी होगी, मीडियम रेंज ये बराक मिसाइल भी होगी। और ये बराक मिसाइल एंटी शिपिंग मिसाइल होती है। आप एंटी शिपिंग मिसाइल भी, जो एंटी शिपिंग मिसाइल आती हैं, जो हमारे शिप को अटैक करने मिसाइल आती है, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल को, हेलीकॉप्टर्स को, सबको, और बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए ये बराक मिसाइल काम आती है, जिसको कि आपने अभी MRSAM किया। LR और MRSAM है। बराक मिसाइल के दोनों वर्जन आ रहे हैं, LR एंड MR। MRSAM मिसाइल आकाश की तुलना में थोड़ी ज्यादा रेंज वाली और फास्ट रिएक्शन वाली मिसाइल है। और अब देखिए आत्मनिर्भर भारत की चौथी शक्ति को, जिसका नाम है ATAGS। इसका फुल फॉर्म है एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। इसे DRDO, टाटा और भारत फोर्स ने मिलकर विकसित किया है। ATAGS एक 155 mm 52 कैलिबर की आर्टिलरी गन है, जो थल सेना के लिए पुरानी बोफोर्स तोपों की जगह लेगा। इसकी रेंज 45 से 50 किलोमीटर तक है, जबकि बोफोर्स की रेंज 30 किलोमीटर तक थी और इसकी फायरिंग रेंज 60 सेकंड में 5 गोले की है। इसके एक गोले का वजन करीब 45 से 50 किलोग्राम है। खासियत अगर बात करें, किसी भी इलाके में आसानी से पहुंचाई जा सकती है। पहाड़, रेगिस्तान, मैदानी इलाके, हर इलाकों से ऑपरेशन मुमकिन किया जा सकता है। दुश्मन के बंकर, आर्टिलरी सप्लाई लाइन और फॉरवर्ड बेस तबाह करने में यह माहिर माना जाता है, सक्षम है। तो ATAGS का पोखरण में सफल परीक्षण हो चुका है। अगले 1.5 साल में सेना में भी शामिल हो जाएगी। सेना में कुल 1500 ऐसी तोपें शामिल करने का टारगेट है। और अब बारी है भारत के 5वें आत्मनिर्भर ताकत के बारे में जानने का।
जो भारतीय सेना का नया ड्रोन सिस्टम है ईगल प्रहार, जो युद्ध में ड्रोन को कंट्रोल और रिपेयर करने की क्षमता दिखाता है। ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेकर ड्रोन और काउंटर ड्रोन पर फोकस बढ़ाया गया। इसके बाद देखिए छठी ताकत के बारे में, जो है दिव्यास्त्र और शक्तिबाण रेजिमेंट। दिव्यास्त्र बैटरी एडवांस ड्रोन और मिसाइल सिस्टम पर फोकस। शक्तिबाण रेजिमेंट ड्रोन युद्ध के लिए स्पेशल आर्टिलरी रेजिमेंट है। और आखिर में सातवीं ताकत की बात, जिसे रोबोटिक म्यूल्स कहते हैं, क्योंकि सेना अब तकनीकी के साथ चल रही है, जो इस बार के परेड में पहली बार शामिल होने जा रहा है और आकर्षण का केंद्र होगा। यह रोबोट रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का सबूत पेश करेगा, जो पूरी तरीके से मेड इन इंडिया मॉडल पर बना है। रोबोटिक म्यूल्स कुत्ते की तरह दिखते हैं। इसमें म्यूल्स का मतलब है मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट, यानी ये एआई तकनीकी से बने 4 पैरों वाले डॉग्स हैं। इनका काम सेना की टुकड़ी के साथ सामान ढोने में किया जाएगा। ये 15 किलो तक का वजन उठाकर दुर्गम इलाके में भी पहुंच सकते हैं। -40 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में सीढ़ियों और नदियों को पार कर सकते हैं। लॉजिस्टिक और निगरानी के काम में भविष्य की लड़ाई में सैनिकों के लिए मददगार होंगे। डॉग है, इसको कुत्ते की जैसी शक्ल है और इसको मल्टी यूटिलिटी लेगड इक्विपमेंट, ये है इसका असली वर्ड। ये लड़ाई के दौरान कई चीज़ें काम करती हैं। ये माइंस को डिटेक्ट करना, क्लियरेंस करना, एक जगह से दूसरी जगह एक्सप्लोसिव ले जाना, करीब 15 से 20 किलोग्राम तक का ये लोड उठा सकते हैं। तो ये रोबो की तरह काम करते हैं। इसको आप दूर से कंट्रोल करके इस रोबो को कहीं भी टारगेट की तरफ ले जा सकते हैं। टारगेट को अगर विध्वंस डिस्ट्रॉय करना हो, जैसे कुछ डिस्ट्रक्टिव इक्विपमेंट डालना हो, माइन क्लियर करनी हो, माइन ले करनी हो, तो इसके लिए काम आता है। आगे बढ़ने से पहले आप जान लीजिए कि इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन हैं। यूरोपीय संघ के दोनों शीर्ष नेता पहली बार भारत में गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हो रहे हैं। परेड में यूरोपीय संघ के नौसैनिकों की एक छोटी टुकड़ी भी मार्च पास्ट करेगी, जो भारत यूरोपीय संघ के मजबूत संबंधों का प्रतीक होगी। 27 जनवरी को ही भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच सबसे बड़ी ट्रेड डील भी होने वाली है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। ये दुनिया में भारत की मजबूत आर्थिक शक्ति का सबूत है। लेकिन फिलहाल सैन्य शक्ति की बात को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले भारतीय सेना को मिलने वाली सबसे बड़ी ताकत, जिसका नाम है हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे LRASHM कहते हैं, यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। इसे DRDO ने विकसित किया है। गणतंत्र दिवस परेड में इसकी पहली झलक देश की जनता देखेगी। इस बार इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है और भविष्य में इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक की जाने की संभावना है। भारत की LRASHM नौसेना के लिए तैयार की जा रही, जो हिंद महासागर में हमारी क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी। हाइपरसोनिक मिसाइल वो ताकत है जिसे हासिल करने वाला भारत सिर्फ चौथा देश बनने जा रहा है। इससे पहले यह मिसाइल बस अमेरिका, रूस और चीन के पास है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। स्पीड मैक 5 से ज्यादा है। 15 मिनट में दुश्मन का काम तमाम कर देगा। युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर को भी तबाह कर देगा। दुश्मन के रडार के लिए इसे पकड़ पाना नामुमकिन होगा और भारत इसके 2 कामयाब टेस्ट अब तक कर चुका है और इसकी चर्चा इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक हो रही है, क्योंकि हाइपरसोनिक मॉडर्न वॉरफेयर का गेम चेंजर माना जा रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि लॉन्च के बाद टारगेट की तरफ ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा स्पीड से अग्रसर होती है। और एक खास बात है कि टर्मिनल फेस में, यानी जैसे ही यह टारगेट के पास पहुंचता है तो यह मैन्यूवरेबल है, यानी दाएं बाएं ऊपर नीचे जा सकती है और फिर सटीक टारगेट पर हमला करती है। इसकी इस दाएं बाएं ऊपर नीचे आने की क्षमता की वजह से दुश्मन का जो एंटी एयरक्राफ्ट या दुश्मन का जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, वह इसको ट्रैक नहीं कर पाता, वह इसको शूट डाउन नहीं कर पाएगा। लेकिन अब इस नए और सबसे मॉडर्न मिसाइल तकनीकी को समझना भी जरूरी है। इसकी स्पीड मैक 5 से 10 मैक तक मुमकिन है। मैक 10 स्पीड का मतलब साउंड की स्पीड से 10 गुना ज्यादा। साउंड की स्पीड 1235 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो मैक 10 का मतलब हुआ 6000 kmph से भी ज्यादा होगी।
इसकी हाई स्पीड पर इसे ट्रैक करना और रोक पाना करीब करीब नामुमकिन होता है। हाइपरसोनिक मिसाइल रास्ते में ऊंचाई और अपनी दिशा बदल सकती है, यानी इसमें मैन्यूवरेबिलिटी की क्षमता होती है और इसी वजह से मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे देती है। हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए दुनिया में 2 तरह की तकनीकी इस्तेमाल हो रही हैं। पहला होता है HGV यानी कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और दूसरा होता है HCM यानी कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को रॉकेट से छोड़ा जाता है, जबकि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विमान जमीन से लॉन्च किया जाता है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल रॉकेट से ऊपर छोड़ने के बाद बिना इंजन के हवा में ग्लाइड यानी फिसलते हुए आगे बढ़ती है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इंजन के सहारे आगे बढ़ती है, जिसे स्क्रैमजेट इंजन कहा जाता है। लेकिन अब एक नए शब्द ग्लाइड का मतलब भी आप समझ लीजिए। ग्लाइड का मतलब होता है बिना इंजन चलाए हवा की परतों के सहारे फिसलते हुए आगे बढ़ना, जैसे कोई बच्चा कागज का हवाई जहाज उड़ाता है या पैराग्लाइड या फिर पतंग। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल रॉकेट बूस्टर से अलग होने के बाद एयरोडायनेमिक डिजाइन की वजह से हवा की पतली परतों पर फिसलते हुए आगे बढ़ती है। यह जिगजैग और ऊपर नीचे मूवमेंट के साथ बेहद कम ऊंचाई पर भागती है। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल से अलग है। इस डायग्राम के जरिए आप इस अंतर को समझ सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ऊंचाई तक जाती है, वायुमंडल से भी ऊपर अंतरिक्ष के पास पहुंचती है और फिर पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए गुरुत्वाकर्षण के भरोसे स्पीड के साथ नीचे गिरती है। ठीक उसी तरह जैसे जमीन से फेंका गया कोई पत्थर एक तय रास्ते से नीचे गिरता है, इसीलिए इसका रास्ता अनुमानित यानी कि प्रिडिक्टेबल होता है, जिसे रडार बहुत आसानी से पकड़ लेता है और इसीलिए आसानी से मिसाइल डिफेंस सिस्टम टारगेट कर सकता है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत तेज स्पीड से कम ऊंचाई पर उड़ती है। हाइपरसोनिक मिसाइल सबसे कम ऊंचाई पर उड़ती है, साथ ही ये एक तय रास्ते पर नहीं बल्कि दिशा भी बदलती रहती है, लिहाजा इसे डिटेक्ट कर पाना और नष्ट करना मुश्किल होता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स के अगले हिस्से में हथियारों के डिटेल के बाद गणतंत्र दिवस परेड की पूरी जानकारी को देखिए। परेड की शुरुआत होगी 21 तोपों की सलामी के साथ, जो सम्मान, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव का शक्तिशाली प्रतीक बन चुकी है। यूं तो ये दशकों पुरानी परंपरा है, लेकिन 2026 में परेड में पहली बार यह स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो ब्रिटिश 25 पाउंडर आर्टिलरी गन्स की जगह ले रही है। यानी ये भी आत्मनिर्भर भारत की कामयाब कहानी बताती है। आपको जानकर ये गर्व होगा कि ये तोपें ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में स्थित आतंकी कैंपों के खिलाफ कामयाब रही थी और अब महीनों की प्रैक्टिस के बाद परेड में सलामी के लिए तैयार है। इसमें अभ्यास की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि एक बेहद क्रिटिकल प्रोसेस है। 21 तोपों की सलामी तब दी जाती है जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं, तभी राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की सलामी और राष्ट्रीय गान के साथ मिलकर तोपों की सलामी दी जाती है। यानी राष्ट्रीय ध्वज का फहराना, अंगरक्षकों की सलामी, राष्ट्रीय गान और 21 तोपों की फायरिंग, इन चारों बातों का एक साथ होना जरूरी है और इसे 52 सेकंड में पूरा करना होता है। इसमें कुल 8 गन शामिल होती हैं। 52 सेकंड में 21 गोले दागे जाएंगे, यानी हर एक फायरिंग के लिए 2.5 सेकंड का वक्त मिलता है। Yes, it's a year-long process wherein we have perfected the drill, and in a span of 52 seconds, that is the duration of national anthem, we are supposed to fire 21 rounds. So if you see, on every gun to gun, the time duration is 2.5 seconds. So we have perfected that, and we are confident that we'll be able to put up a good show. लेकिन अब जानिए कि इस साल के परेड का पूरा सीक्वेंस क्या रहने वाला है। मतलब कर्तव्य पथ पर पहले से बाद के क्रम में कौन कौन से हथियार या दस्ता आएंगे, उसे समझिए। सबसे पहले निगरानी और टोही दस्ता होगा, उसके बाद लॉजिस्टिक, सैनिक और वेपन सिस्टम आते जाएंगे। शुरुआत होगी हाई मोबिलिटी रिकॉन व्हीकल, जिसमें लगे होंगे निगरानी ड्रोन और एंटी टैंक मिसाइल। इसके बाद T-90 और अर्जुन टैंक आएंगे, साथ ही BMP-2 और NAMIS-2 नाग मिसाइल सिस्टम भी। फिर ATAGS और धनुष तोपें आएंगी। इसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश और बराक 8 का प्रदर्शन होगा और तब कर्तव्य पथ पर सुदर्शन चक्र सिस्टम का हिस्सा ब्रह्मोस मिसाइल दिखेगी। और इसके बाद कर्तव्य पथ पर अनोखी झलक दिखेगी रोबोटिक डॉग्स और म्यूल्स की, जो सेना के लिए सामान ढोने के वाहन हैं। और इसी के बाद पहली बार कर्तव्य पथ पर नजर आएगी वैक्ट्रियन ऊंट।
फिर दिखेगा इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर यानी कि IOC, जो ड्रोन, रडार सबसे लैस होता है। अंत में दिखेंगे पैदल सेना और कमांडो, जिनमें सबसे पहले भैरव लाइट कमांडो को देश पहली बार देखेगा। इसके बाद मार्च पास्ट में 61 कैवेलरी यानी कि घुड़सवार दस्ता भी नजर आएगा। इन्फेंट्री डिवीजन में कुल 18 मार्चिंग कंटिंजेंट और 13 बैंड शामिल होंगे और सबसे आखिर में आसमान में नजर आएगा एयरफोर्स का फ्लाई पास्ट, जिसमें शामिल होंगे राफेल, सुखोई 30 MKI, MiG-29 और जैगुआर जैसे आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट, P-8I और C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और साथ में अपाचे और Mi-17 हेलीकॉप्टर भी आपको दिखाई देंगे। भारतीय वायुसेना के फ्लाई पास्ट में इस बार सिंदूर नाम की खास फ्लाइंग फॉर्मेशन दिखाई जाएगी। इसके अलावा ध्वज, प्रहार, गरुड़, अर्जन, वरुण, वज्रांग फ्लाइंग फॉर्मेशन भी दिखाई देगी। इसमें कुल 29 विमान और हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। इनमें 16 फाइटर एयरक्राफ्ट, 4 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 9 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। सिंदूर फॉर्मेशन में 2 राफेल, 2 MiG-29, 2 सुखोई 30 और 1 जैगुआर विमान होंगे, क्योंकि ये सभी विमान ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा थे। ये जो फॉर्मेशन जो हमने अब की बार इंट्रोड्यूस की है, ये हमें हमारे ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस को डेडिकेट की गई है। ये 3 फॉर्मेशंस की अगर मैं बारे में बात करूं तो वो रहेंगी प्रहार फॉर्मेशन, जिसमें रहेंगे 3 ALH हेलीकॉप्टर, जिसमें से आगे वाला ALH हेलीकॉप्टर ऑपरेशन सिंदूर का झंडा कैरी करेगा। उसके बाद रहेगी हमारी गरुड़ फॉर्मेशन, जिसमें रहेगा 1 अपाचे और 1 LCH एयरक्राफ्ट। उसके बाद हमारी एक फॉर्मेशन रहेगी जिसमें हमारे पास 7 जहाज होंगे, जो हमारे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को दिखाया जाएगा। उसमें सिंदूर फॉर्मेशन में हमारे पास रहेंगे 2 रफाल जहाज, 2 MiG-29 जहाज, 2 हमारे Su-30 MKI जहाज और 1 जैगुआर एयरक्राफ्ट। इस बार हो रहे परेड को जब आप कर्तव्य पथ से या घर बैठकर टीवी पर देखेंगे तो आपको कई नए अनुभव भी मिलेंगे। बहुत कुछ नया और पहली बार देखने को मिलेगा। जैसे पहली बार सेना के मूक योद्धा नजर आएंगे, जो कोई हथियार नहीं चलाएंगे, लेकिन ये फ्यूचर वॉरफेयर का हिस्सा बनने वाले हैं। इनमें शिकारीबाज, 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट और रोबोटिक म्यूल्स हैं, जिन्हें भारतीय सेना में शामिल किया गया है। ये पहली बार कर्तव्य पथ पर नजर आएंगे। सबसे आकर्षण का केंद्र हैं बैक्टीरियन ऊंट, जो मध्य एशिया में ठंडे रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं और ये अपने पीठ पर मौजूद बी शेप के 2 कुबड़ों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये ऊंट -40 डिग्री सेल्सियस की ठंड में भी 15 से 18 हजार फीट की ऊंचाई पर बिना पानी के हफ्तों तक रह सकते हैं। भारतीय सेना लद्दाख में भारी सामान ढोने के लिए इनका इस्तेमाल करती है। और अब भैरव बटालियन के बाद इसे भी आप पहली बार कर्तव्य पथ पर परेड में देखने वाले हैं। भैरव बटालियन भारतीय थल सेना की एक मॉडर्न, हाई इंटेंसिटी और स्ट्रेटेजिक रिस्पांस यूनिट है, जिसे स्पेशल ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है। 2025 में ही इसके गठन का प्रस्ताव मंजूर हुआ और फिर इस पर काम शुरू हुआ। गठन का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा सिस्टम में क्विक रिस्पांस वाली यूनिट को जोड़ना, हाई रिस्क ऑपरेशन में स्पेशलिटी को बढ़ाना और आतंकवाद या फिर आंतरिक विद्रोह की बढ़ती चुनौतियों को प्रभावी ढंग से निपटना। ये बटालियन किसी भी आपात स्थिति, आतंकवादी हमले या बंधक संकट के दौरान कुछ मिनटों के भीतर कार्रवाई में सक्षम है और इसके जवान हमेशा स्टैंड बाय मोड में रहेंगे। फैक्ट्स एंड फिगर्स में आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।